नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे डायलॉग में। आज मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियोस बनाए थे जो किसान आंदोलन के बारे में और जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे फार्म लॉस थे उनको रिपील जब किया था उसके बाद, तो उस टाइम पे काफ़ी इमोशन था। देखा जा रहा था, चाहे जो बीजेपी के समर्थक हों, चाहे वो लोग किसी और पार्टी के समर्थक हों, सबके बीच में कहीं न कहीं काफ़ी इमोशन था। और जो रियलिटी थी कि ऐसा रिपेल क्यों किया गया है, वो कहीं न कहीं पे धुंधली थी। 3-4 पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम भी रेज़ किए थे और मैंने आपको बताया था मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं वही चीज़ें सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ जो कि दिखाई जा रही हैं। पर कहीं न कहीं पे मैं क्वेश्चन ज़रूर कर रहा था इन चीज़ों को कि क्या इतना सादा है, इतना आसान है, या फिर एक सिर्फ़ एक बहुत छोटे पॉलिटिकल गेन के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने ये रिपेल किए हैं, ये जो 3 फार्म लॉस थे। और उसके बाद जो है पिछले दिनों में एक चीज़ और हुई जो कि पराली जलाने के ऊपर जो क्रिमिनलाइज़ेशन था उसको भी वापस ले लिया गया है। और अभी जब से ये विंटर सेशन शुरू हुआ है देन वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें होती हुई देखी हैं और कहीं न कहीं पे उनको जोड़ के देखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो हुई है वो जो इससे पहले का जो मॉनसून सेशन था, मॉनसून सेशन में जो हंगामा हुआ था उसके बाद 12 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें तृणमूल के हैं, कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं और 1-2 और पार्टियों के लोग हैं। तो कहीं न कहीं पे इसको किया जाना हमें 2 चीज़ों के रूप में देख सकते हैं। एक हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ओके ठीक है, हम आपको एक सबक देना चाहते हैं कि ओके, पिछली बार हंगामा हुआ, इस बार हंगामा ना हो। ये पहले ही क्रश कर दिया गया उसे कि इस बार हंगामा होगा तो फिर और भी लोग जा सकते हैं बाहर। इसको दूसरी तरफ अगर हम एक संशय की निगाहों से देखें तो उसको भी और हमें देखना चाहिए। तो क्या कारण हो सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन एक हमने पहले डिस्कस कर लिया। सेकंड हो सकता है कि जो जो स्ट्रेंथ है उसको और नैरो डाउन करना। जो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, ऑपोजिशन ऑलरेडी विभाजित नजर आ रहा है इस समय, उसको और कमजोर करना। क्योंकि अब आपने जब इन लोगों को सस्पेंड किया गया उसके बाद वॉकआउट हुआ, एंड आई थिंक एज एन वोटर लाइक आई वुड रादर फील बिट्रेड कि अगर मेरे सेलेक्टेड जो एमपीज हैं वो वॉकआउट करते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो कठिन सवाल है, प्रश्न है, उनको पूछने के बजाय हथियार डाल के बाहर आ जा रहे हैं। क्योंकि इससे जो सरकार है उसको तो एक वॉकओवर मिल जाता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी जो बड़ी चीज जो हो रही है और वो इसी इसी सत्र में ऑपोजिशन में ही नजर आती है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस समय विजिट कर रही हैं महाराष्ट्र की, और इस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी बहुत गर्म है। महाराष्ट्र, वो गोवा इलेक्शंस के लिए भी बहुत अभी कैंपेन कर रही हैं। वहाँ पे जो भी होगा देखा जाएगा कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनकी कैंपेनिंग का। बीजेपी कितना कितना रह पाती है, नहीं रह पाती, कांग्रेस उभरती है, एनसीपी उभरती है। और बट डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केटिंग चल रही है उस हिसाब से दे आर एक्चुअली अ पार्टी जो कि इम्पैक्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली प्रशांत किशोर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं पिछले जिन जिन भी पार्टीज को उन्होंने उनके जिनके साथ वो रहे हैं वहां पर जीत दिलाई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ जीतने वाले घोड़ों पे ही दांव लगाते हैं, पर जो भी है उनकी गणित सही बैठी है और उसका उनको फायदा मिला, और उसका उनके जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो एसोसिएटेड रहे उनको भी फायदा मिला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पे एक फैक्टर बनने वाले हैं। टीम रशिया जाने वाली है जहां पर वो सबमरीन। जो दूसरी बड़ी चीज जो है वो जैसे मैंने बताया, ममता बनर्जी का महाराष्ट्र जाना, वहां पे उद्धव ठाकरे का उनसे ना मिलना बल्कि उनके पुत्र का और संजय राउत का उनसे मिलना, वो भी हम किसी प्रकार से ना उसको रीडिंग लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ दिन पहले से न्यूज आ रही है, मार्केट में गहमा गहमी है कि यह जो करंट सरकार है वो जाने वाली है। उसके बाद ये ममता बनर्जी जो हैं वो शरद पवार से भी मिलती हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं यूपीए का विघटन नजर आता है। क्योंकि हर बार जो राइडिंग जो सीट एक यूपीए का जो संगठन रहा है वो कांग्रेस रहा है, बट कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की जो लीडरशिप है या जो उसकी क्षमता है किसी भी संगठन, एक बड़े समूह को, डिफरेंट पार्टीज के जो, या फिर एक संगठन जो बन रहा है डिफरेंट पार्टीज का, उसको लेके चलने की क्षमता कहीं ना कहीं कमजोर रही है। और जिस प्रकार से प्लेसमेंट हो रहा है प्रशांत किशोर द्वारा, ममता बनर्जी का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए वो कांग्रेस के रहते नहीं हो सकता।
कांग्रेस रहेगी तो उसमें राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनको वो बैगेज नजर आने लगा है। यूपी इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। यूपी इलेक्शंस में राहुल गांधी नजर नहीं आते हैं, प्रियंका गांधी ने पूरा पूरा उनकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। पर कहीं ना कहीं पे मैं एज ए वोटर उनको बहुत अच्छा वक्ता नहीं मानता। शी इज नॉट अ वेरी गुड ऑरेटर। वो जब भी भाषण देती हैं कहीं ना कहीं पे कमजोरी नजर आती है, उनकी वो लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, वो एंथुजियाज्म नजर नहीं आता जो कि किसी को बांध सके। अनटिल अनलेस लाइक आई एम मैरिड टू अ पार्टी, जब तक मैं किसी विवाहित नहीं महसूस करता एज ए वोटर किसी पार्टी के साथ, मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे पिछले पहले तो कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, उसके बाद उनकी प्रेजेंस बहुत कम रही है। इलेक्शन के टाइम पे वो नजर आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और उसके बाद जो 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 ऑन ग्राउंड रियलिटीज होती है उस पर पकड़ बड़ी कमजोर होना, अभिव्यक्त नहीं कर पाना अपने आप को, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभिव्यक्ति बहुत 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 ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है किसी किसी को इम्प्रेस करने के लिए। उसमें अगर हम देखा जाए तो इस बार मायावती भी बिल्कुल गायब सी हैं, तो भी बचती है। उससे भी तो मैं उससे बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैं मानता हूँ ओवैसी जी को। ओवैसी जी लाइक ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर। वो जिस तरह की भी पॉलिटिक्स करते हैं जो भी करते हैं, बट लाइक एटलीस्ट उनमें एक उनकी जो स्ट्रेंथ है, लाइक ही वो बहुत अच्छे से रख पाते हैं। और वो उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक जिस तरीके से वो बोलते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव की बात आती है। अखिलेश यादव भी मीडियोकर लेवल के एक अच्छे ऑरेटर हैं। हो सकता है उनके पिताजी ने, उनके चाचा जी ने जो ग्राउंड पे काम किया उसका उनको आज तक उसकी मतलब उनका उसका आज तक वो ही रीपिंग दोज बेनिफिट्स। पर वो खुद के बल पे कितना लेके आए हैं संगठन को, हम कहीं ना कहीं पे हम सब में मतभेद हो सकता है उस चीज के बारे में। मुझे लगता है कि बिकॉज मैं भी यूपी से आता हूँ, जब वो विदेश से पढ़ के आए, ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, तो मुझे भी एंटिसिपेशन था कि कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छा काम करेंगे। पर उनकी राजनीति में भी उनके पिताजी की राजनीति की ही झलक नजर आई। और वो झलक है एक बहुत ही पुरानी जात पात की राजनीति को ही आगे लेके जाना। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और उसको चाहते हुए ना चाहते हुए भी एक ही पार्टी फुलफिल कर पाती है, दैट इज बीजेपी। आप उसको वेव मानिए, वेव मोदी वेव मानिए, योगी आदित्यनाथ जी की वेव मानिए, पर वो वैक्यूम है। और वो वैक्यूम की वजह से वेव ज्यादा बड़ी नजर आती है कि कोई एक ऑल्टरनेट इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना सशक्त नहीं है, इतना इंप्रेसिव नहीं है जनता के लिए। और अगर वो है तो वो किसी एक या दो पक्ष की बातें करता है, वो सबके लिए उतना ही ओपन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पे ये वैक्यूम जब क्रिएट होते हैं तो एक फुलफिलमेंट वहाँ पे फुल कोई ना कोई दूसरी पार्टी उसको फुलफिल करती है, और वहाँ पे वो बीजेपी कर रही है। एंड आई थिंक एज अ वोटर अगर मैं फिर से देखूँ तो हो सकता है मुझे भी बीजेपी जीतती भी नजर आ रही हो सकता है वहाँ पे परिणाम कुछ और हो सकता है जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो उसको किसी और रूप में पढ़ रहे हो या समझ रहे हो। तो ये है, हो गई यूपी की बात। अगला इलेक्शन आता है हमारा पंजाब का। पंजाब का में आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो कांग्रेस से अलग हो गए। उसके जब से वो अलग हुए हैं तब से किसान आंदोलन पे भी कहीं ना कहीं पे उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। हो सकता है कि अमरिंदर सिंह जी ने भाजपा के साथ मिल करके कुछ उनको समझाया हो कि भाई इसकी वजह से हमें या तो इलेक्टोरल बेनिफिट मिल सकते हैं, इसकी वजह से कुछ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिल सकते हैं, या इस नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जो कि 3-4 नैरेटिव जो प्ले आउट कर रहे थे मार्केट में। तो अभी वो अलग हुए हैं, वो हो सकता है। और बहुत ही आई थिंक 90% मैं मानूंगा कि वो भाजपा के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे, या उसके अलग इलेक्शन लड़के बाद में वो लोग एक साथ मिलकर के एक 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 संगठन के रूप में नजर आएंगे। उसमें एक और बहुत बड़ी चीज हुई है जो कि हुई आज दिल्ली में। अकाली दल के जो मनजिंदर सिरसा जी जो थे, उन्होंने अकाली दल छोड़ी, उसके बाद वो भाजपा में ज्वाइन हुए। वो दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उसके भी अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भी वहां से भी त्यागपत्र दे दिया है। और ये कहीं ना कहीं पे आपको नजर आ रहा है कि जो एक वोटर था सिख वर्ग का, जो कि छिटक रहा था भाजपा पे, उसको कहीं ना कहीं संजोने की एक राजनीति हुई है। और ये हर पार्टी का अपना हक है कि वो जिस प्रकार से भी करे। हो सकता है सिरसा जी को अच्छा ही लगी हो भाजपा की जो भी चीज़ें रही हैं, बातें रही हैं, और या जो कमिटमेंट रहे हैं।
पर इसको हमें कहीं न कहीं ये सब डॉट्स को जोड़ के देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं पे ये इम्पैक्ट करता है पंजाब की राजनीति को। यूपी में जो कुछ दिन पहले जो दंगे हुए थे या जो कार से गाड़ी से कुचल के 3-4 लोगों की जो हत्या हो गई थी, उनको भी कहीं न कहीं पंजाब की राजनीति से ही जोड़ के देखा जाना चाहिए क्योंकि वो सिख बहुल इलाका है। जो तराई बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे जो होता है, वो कहीं न कहीं पे पंजाब के इलेक्शंस को भी इम्पैक्ट करता है। तो पंजाब की भी डायनामिक्स प्ले आउट कर रही हैं। सो अब पंजाब हो गया वीकनिंग और उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश में एक चीज़ इन दोनों राज्यों के बीच में जो एक एक इन दोनों राज्यों के जो किसानों से मिल करके या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसानों से मिल करके जो अभी आंदोलन चल रहा था हमारे फार्मर्स का, इन सभी के बीच में उसमें फूट नज़र आती है। क्योंकि अब सारे लॉज रिपेल हो गए हैं, पराली जलाने पे जो क्रिमिनलाइजेशन था उसको ख़त्म कर लिया गया है। तो अब हुआ क्या है, जो अधिकतर संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो कहते हैं कि अब हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। और अगर वो वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारे टिकैत जी हैं जो कि अगले 6-7 महीने तक और इस धरने को कम से कम चलाना चाहते हैं क्योंकि जो यूपी के इलेक्शन से क्रॉस ओवर होता है, वो इसमें तिलमिलाए हुए नजर आते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब के वीडियोस में या फिर आज की न्यूज़ में देखा होगा वो किस तरीके से रिपोर्टर से बातें कर रहे हैं या फिर वो 26 जनवरी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो एस्केलेट करना चाहते हैं मामले को, या फिर वो एस्केलेट इसलिए करना चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन हो जाए जहाँ पे वो अपना एक विक्टिम प्ले कर पाए कि लाइक आई हैव बीन लाइक या तो मुझ पे अटैक करा गया है, मैं स्ट्रांगली आपके बारे में बोल रहा था इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। उन्होंने एक बात और आज कही कि जो लोग संगठन छोड़ के सबसे पहले जाएंगे वो सबसे पहले जेल जाएंगे, कि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जो संगठन अब छिटक रहे हैं उनको एक डर का माहौल भी दिखाया जा रहा है कि भाई तुम छिटकोगे तो तुम जेल जाओगे, हम साथ रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। तो ऑफ कोर्स वो उनकी भी पूरी की पूरी उनकी भी स्वतंत्रता है, वो जिस प्रकार से भी अपने संगठन को जोड़ के रखना चाहें। पर मुझे जो लगता है कि जो 26 जनवरी के बारे में उन्होंने बोल करके, जो लोग जेन्युइनली फार्मर हैं, जो लोग आहत हुए होंगे 15 अगस्त के बारे में लेकर के, ये 26 जनवरी वाली बात जोड़ करके उन लोगों को और इन्होंने छिटका दिया है। वो चाहे आवेश में बोल दी गई हो बात, चाहे वो सोच समझ करके बोली गई हो बात, वो हो सकता है डायरेक्ट करना चाहते हो सरकार के प्रति कि भाई एक बड़ा मौका रहेगा और 26 जनवरी को यहाँ से हो, क्योंकि जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी सर्टेन डिग्री की कंप्लीशन भी है 26 जनवरी के साथ। तो अगर उनके उनके उसमें कोइंसाइड होता है तो सरकार के लिए एक प्रॉब्लम की बात होगी कि वो एक फेस ऑफ द नेशन की को बचाने वाली बात हो जाएगी। तो हो सकता है मैसेज उनका थोड़ा सा गलत डायरेक्शन भी चला जाए। बहुत सारे लोग जिन्होंने 15 अगस्त को देखा होगा या उस समय वहां पे प्रेजेंट रहे होंगे, दे वुड हैव एक्चुअली फेल्ट बिट्रेड कि मैं यहाँ पे किसी और मकसद से आया था और यहाँ मकसद कुछ और निकाल दिया गया। तो वो लोग भी इस आंदोलन से कहीं ना कहीं छिटकना शुरू हो जाएंगे। तो पॉलिटिसाइजेशन अब पूरा नजर आ रहा है कि ये मैक्सिमम जो संगठन है वो चले जाएंगे, जो पॉलिटिकल संगठन है वो उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पर जो इलेक्शन पे जितना इम्पैक्ट था, अब मुझे नहीं लगता वो उतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर पाएगा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला, 4 बड़े कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट वो ऑफ कोर्स होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सेंट्रल इंटरनल सिक्योरिटी का मामला अब वो थोड़ा फेड होता नजर आ रहा है, बट हो सकता है वो अभी भी बहुत रेलेवेंट हो, बिकॉज बीएसएफ को कार्य क्षेत्र में जो बढ़ोतरी करी गई है उससे कहीं ना कहीं जोड़ के देखने में ये सब चीजें लगती हैं। बहुत सारे डिस्कशन सुनो तो एक्सक्यूज मी, तो आपको लगेगा कि बहुत ही बुरी हालात है, क्या इतनी बुरी हालात है या नहीं है। तो हर जगह पे एक अलग अलग आपको पर्सपेक्टिव नजर आता है। पर अगर एज ए वोटर, मैं एक नॉर्मल वोटर जो कि न्यूज़ देखता है या कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, उसको देखने के बाद बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन समाप्ति की तरफ है। कुछ लोग रह जाएंगे जो कि ये इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ इन लोगों को हैंडल करेगी, क्योंकि अब ये लोग बहुत छन छन करके रह जाएंगे। क्योंकि जो जेन्युइन लोग थे उनके ऊपर गवर्नमेंट, आई थिंक उनके पास गवर्नमेंट का 100% इन्फॉर्मेशन रही होगी कि कौन से लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं। और उसको स्ट्रॉन्ग, बहुत से लोगों ने मांग करी थी 15 अगस्त के बाद कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड से इसको डील किया जाए, बट गवर्नमेंट ने नहीं करा। और जहाँ पे भले ही लोगों ने उसको कमजोरी माना भाजपा सरकार की, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा।
क्योंकि कुछ जेन्युइन लोग भी थे और वो हो सकता है अनड्यू ही उस चीज़ में फंस जाते। तो ये बहुत अच्छा कदम रहा, बहुत ही उसको और वो इंडिया की ग्लोबल इमेज के लिए भी बहुत एक नुकसानदायक चीज़ हो सकती थी, क्योंकि यह जैसे तियानमेन स्क्वायर पे हुआ था। तियानमेन स्क्वायर पे जब चाइना ने टैंक दौड़ाए थे, तो एक आदमी ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसकी इमेजरी आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरीज में से मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ये उस डायरेक्शन में चला जाता, जो कि जीवन आने वाले कई सालों के लिए भारत के इमेज पे एक बट्टा लग सकता था। तो बॉस एक अच्छा डिसीजन था इसको वैसे नहीं हैंडल करना। बहुत अच्छा पॉलिटिकल मूव है इस ये किसान आंदोलन को वापस ले जाना। आई थिंक जो नई रिसर्च चल रही है, जो डाटाबेस बनाए जा रहे हैं किसानों के, मुझे लगता है कुछ यही कानून दोबारा आएगा, पर बहुत अच्छे रूप में आएगा। तब तक, जब तक ये दोबारा नहीं आता या कुछ और अच्छी चीज़ नहीं होती, हमें तब तक एक एज ए वोटर वेट करना पड़ेगा। पर हमें बहुत अब ये समय ऐसा आ गया कि हम लोग बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, और हो जाते हैं, और हो रहे होंगे। मैं भी हो सकता है मैनिपुलेट हो रहा हूँ, पर ये मेरा लाइक पर्सनल ओपिनियन है, और मैं और बाकी चीज़ें जो पैरेलल में चल रही हैं उनको उनके साथ मिला करके देखने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी अपनी कोशिश जारी रखिए, समझिए कि क्या चल रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने पहले वीडियो में कहा कि मुझे मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने बहुत पहले बताया कि यह चीज़ मुझे बताई जा रही है, और ये चीज़ मुझे अभी बताई जा रही है। इसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है, उसको हमेशा समझने की कोशिश करिए। तो वही अब हमें समझने की कोशिश करनी है कि अभी क्या चल रहा है, ताकि हम उसको अच्छे से डिसाइफर कर पाए। हम एक अपना जो जो वोट है, जो कि बहुत कीमती वोट है, उसको सही जगह पे सही कैंडिडेट के लिए यूटिलाइज कर पाए, सही जो जो विचारधारा है उसके लिए यूटिलाइज कर पाए। आपके जो जो भी आपकी ओपिनियन होगी, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में मुझे साझा करिए, मैं बिल्कुल ज़रूर सुनना चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कुछ और नैरेटिव है जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप वो भी प्लीज़ शेयर करिए। मैं बहुत ही खुशी के साथ उसको पढ़ना चाहूँगा। सो अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी कमेंट्री ठीक लगी और आप एप्रिशिएट करते हैं ऐसा मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ, तो उसको ज़रूर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।